अभी जो एक्सीडेंट्स के बारे में हमने कहा है, तो इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे फैटल एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और परफेक्ट डेटा या फिर जो करेक्ट डेटा हम बोलते हैं वो करेक्ट डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो भी डेटा अवेलेबल है उससे भी पता चलता है आपको कि जो फैटल एक्सीडेंट्स है वो 100+ एक्सीडेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हर एक साल का आप एक्सीडेंट्स का स्टैटिस्टिकल डेटा लेंगे तो ये हंड्रेड्स में एक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्पेशली हम बात कर रहे हैं फैटलिटीज के बारे में। और ये फैटलिटीज अगर आप देखेंगे तो ये फैटल एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स है वो फॉल ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पे आप जो सेफ्टी हार्नेस यूज नहीं करते हैं या फिर वर्क परमिट सिस्टम्स फॉलो नहीं करते हैं या फिर स्कैफोल्ड जैसी चीजें या क्राउलिंग बोर्ड जैसी चीजें यूज नहीं करते हैं, उसी वजह से यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं और ये फैटलिटीज का नंबर हंड्रेड्स में। तो इसके बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे पॉसिबल है। और अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही ये पैरामीटर्स का आपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखा तो यहाँ पे एक्सीडेंट या जो फैटलिटीज है वो यहाँ पे कम हो सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है साइट प्लानिंग और लेआउट। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो फाइनल अगर होता है उसके बाद में आपको लेआउट फाइनलाइज करना है। तो लेआउट में आपको क्या करना है कि आपके एग्जैक्टली प्लॉट किस शेप में है, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको वर्कआउट करो, उसके बाद में उसको फेंसिंग फाइनलाइज करो, चाहे वो टेम्पररी फेंसिंग हो सकती है या फिर आपके मेटल वायर का फेंसिंग हो सकता है या फिर अभी आज के डेट में अगर हम यूज करते हैं तो मेटल शीट्स यूज करते हैं या फिर जो कंक्रीट के वॉल्स आते हैं वो भी यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रिस्ट्रिक्शंस रखना है तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो ये प्लॉट का लेआउट आपको पहले सबसे फाइनल करना है। उसके बाद में अभी ये प्लॉट का लेआउट में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको यूज करना है, जैसे आपको अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से जो मटेरियल चाहिए और वो किस क्वांटिटी में चाहिए, तो इसका आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। और ये लिस्ट आउट करने के बाद फिर आपको फाइनल करना है कि ये इक्विपमेंट का परफेक्ट जो पोजीशन है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो फिर आपको इक्विपमेंट का लेआउट तैयार होना चाहिए और फिर उसके बाद में अगर आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में या स्टेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं उस हिसाब से आपको प्लान बी प्लान सी यानी कि अल्टरनेट लेआउट जो होते हैं वो अल्टरनेट लेआउट भी आपको डिजाइन करके रखने चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट लेआउट स्टार्ट करने के बाद आपको पता चले कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कुछ अल्टरनेट प्रोविजंस भी करने चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रोसेसेस होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपको फर्स्ट स्टेज क्या करना है, सेकंड स्टेज क्या करना है, थर्ड स्टेज क्या करना है, तो जो भी आपकी प्रोसेस फ्लो डायग्राम होगी वो फाइनलाइज करना चाहिए और फिर उसमें जो स्टेजेस आते हैं वो सीक्वेंस आपको फाइनलाइज करना है। तो ये जैसे ही आपको पता चलता है कि एक महीने के बाद फर्स्ट 5 to 10% आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम होना चाहिए, तो उसमें मेनली आपको मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल्स की रिक्वायरमेंट, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेनिंग, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जो भी मटेरियल आता है उसका स्टैकिंग, उसका स्टोरेजेस और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और फिर प्लिंथ लेवल वगैरह जो है एक्सकैवेशन एक्टिविटीज है उसके लिए इक्विपमेंट्स क्या लगने चाहिए। ये नॉर्मली इनिशियल स्टेज होगा, उसके बाद में फिर स्टेज बाय स्टेप आपकी अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है। तो ये सब स्टेजेस और उसका जो सीक्वेंस है ये भी आपको परफेक्ट फाइनलाइज करना है और उसके बाद में आपको एक्चुअल काम स्टार्ट करना है। तो ये जब भी काम स्टार्ट होता है तो जो भी आपने सीक्वेंस फाइनलाइज किया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको भी क्रॉस चेक करना चाहिए और उसके जो स्टेप्स है उसका अकाउंटिंग करना चाहिए, उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो होते हैं या नहीं उसकी भी कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहिए। जैसे अगर प्रोजेक्ट साइट बहुत बड़ी होगी तो उसमें आपको सेक्शंस रखना चाहिए और वो सेक्शंस में हर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि अगर मटेरियल लोडिंग या अनलोडिंग, स्टैकिंग एक्टिविटी है या व्हीकल इन और आउट की एक्टिविटी है तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा ये सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग फ्लोर्स में तो वहां पे अगर वर्किंग एट हाइट का प्रोविजन है तो वर्किंग एट हाइट के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा
तो ये सभी चीजें यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आपको डिवाइड करनी होगी, तभी ये सुपरविजन थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। एट ए टाइम एक ही पर्सन पूरे साइट पे ध्यान रखना डिफिकल्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको डिवाइड करना चाहिए। उसके अलावा आपको अलग पैरामीटर्स में ध्यान रखना है, जैसे कि टोपोग्राफी है, जियोलॉजी है, वेदर कंडीशंस है, एनवायरमेंट कंडीशंस है, या फिर जो डिस्टेंसेस का क्राइटेरिया वो भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो कहीं पे अगर जैसे अगर आप काम करेंगे मुंबई साइट में और काम करेंगे नागपुर साइट में, तो यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन से अलग है। जैसे मुंबई रीजन में आपको पता है कि मैक्सिमम केसेस में जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हाई राइज बिल्डिंग ओरिएंटेड रहेगा, तो आपका हाइट ओरिएंटेड काम ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे स्पेस का लिमिटेशन है, जगह कम है, तो आपको उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और फिर वहां पर जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो फॉलो। उसके अलावा मुंबई में अगर आप देखेंगे तो ओशन नियर बाय है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी हायर साइड में होती है, उसकी वजह से मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं या फिर जो टेम्परेचर कंडीशन है वो भी अलग रहेंगे। तो यहाँ पे करोजन होने के भी चांसेस है, यहाँ पे विंड की वेलोसिटी हायर साइड में वो भी चांसेस है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए वो भी कम है। अगर यही साइट हम नागपुर साइट में देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का इश्यू नहीं है या फिर जो मॉइस्चर्स का है वो इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पे ड्राइनेस अगर रहेगा तो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे टेम्परेचर हायर साइड में होगा। तो ये टोपोग्राफी या जियोलॉजी या वेदर कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशंस पे भी डिपेंड होता है कि आपका जो सीक्वेंस या एक्टिविटीज होगी वो किस हिसाब से करनी। जैसे अगर आप नागपुर केस में लेंगे तो टेम्परेचर हायर साइड में होता है, तो आपको मैक्सिमम एक्टिविटीज आपको मॉर्निंग में करनी चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज आप इजीली फ्लोर्स में कर सकते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में कर सकते हैं, वो फिर आप डायरेक्टली जो आफ्टरनून में है वो उस हिसाब से प्लान में करना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्टिविटीज आपको ये कंडीशन के हिसाब से भी कुछ प्लानिंग करना चाहिए। और उसमें भी जो भी आप लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी करते हैं, स्टैकिंग अरेंजमेंट करते हैं, जैसे अभी स्टील बार्स आ चुके हैं या फिर अगर आपके जो वुडन पैलेट्स आ चुके हैं, जो लकड़ियां हम यूज करते हैं नॉर्मली बाम्बू यूज करते हैं या फिर और कुछ यूज करते हैं, तो ये सभी स्टैकिंग अरेंजमेंट जो है उसके लिए भी आपको कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि जब भी व्हीकल आता है तो व्हीकल का आपको विड्थ या उसका जो हाइट है उसका भी ध्यान रखना है, और उस हिसाब से वो स्टैकिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे अभी सीमेंट्स अनलोड करना है या फिर कंक्रीट अनलोड करना है या फिर कंस्ट्रक्शन स्टील आपको लेके जाना है, तो कंस्ट्रक्शन स्टील भी जो यूज होता है उसकी लेंथ को भी ध्यान में रखना है, व्हीकल का भी ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से उतना जो डिस्टेंस है वो मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये स्टील रॉड्स जो है कहीं पे टच हो जाए, या फिर अगर आप दूसरी जो स्टैकिंग या अनस्टैकिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से दूसरे पॉइंट्स को भी वो टच हो सकता है। तो इसका अगर इन केस एक्सीडेंट भी होता है तो दूसरे जो कंपार्टमेंट्स या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उस पर भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस भी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो भी लेआउट फाइनलाइज कर रहे हैं, जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये स्टील स्ट्रक्चर, टॉल टावर्स, मेटल टैंक्स, वेसल्स या रिएक्टर्स, यूटिलिटीज, पाइपिंग, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का हो या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का हो या फिर और कोई एक्टिविटीज का हो, तो जो भी एक्टिविटीज और इक्विपमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उस हिसाब से आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। जैसे अभी पाइपिंग के लिए अलग प्रोविजन होंगे, या फिर यूटिलिटीज मींस कंप्रेस्ड एयर हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, स्टीम हो सकता है, या एयर या वाटर भी हो सकती है, उसके लिए अलग से प्रोविजन होगी। अगर आपके यहाँ पे वेसल्स यूज होने वाले हैं या फिर मेटल टैंक्स यूज होने वाले हैं, तो उस हिसाब से उसका कैपेसिटी, लोड, उसका स्टोरेज एक्टिविटी, उसकी पाइपलाइन अरेंजमेंट, इसका ध्यान रखना होगा। जहाँ पे टॉल टावर से तो यहाँ पे आपको पावर लाइंस का ध्यान रखना है या फिर विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड का ध्यान रखना है। उस हिसाब से आपको उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना चाहिए और उस हिसाब से स्ट्रक्चरल साउंडनेस भी वहां पे होना चाहिए। अगर ये प्योरली स्टील स्ट्रक्चर है तो स्टील स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी उसका वेट रहेगा, डेंसिटी रहेगा, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना।
तो ये प्लानिंग आपको ठीक तरह करना चाहिए। जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये प्लानिंग और एडवाइसेस और सजेशन फाइनलाइज करके ही एक्टिविटी बाद में स्टार्ट करना चाहिए। अगर इसमें आपके यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज के हो सकते हैं या फिर जो सेफ्टी की हुई प्रिकॉशनरी मेजर्स आप फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या फिर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो वहां पर आपको इसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे डस्ट इश्यू होता है, या फिर सीमेंट की वजह से इश्यूज होते हैं, या फिर डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप काम करते हैं और आपका समर सीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर हायर साइड में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या कैंटीन फैसिलिटी या फूड फैसिलिटी ठीक तरह से नहीं है, या फिर आपको कहीं पे फोबिया है फिर भी आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो ये सभी हेल्थ इश्यूज पे भी आपको ध्यान रखना है। और उस हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे जो कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए, वो टेस्ट करवाने के बाद ही आपको परमिशन देने चाहिए। उसके अलावा जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ट्रेन सुपरवाइजर होने चाहिए, और यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड ट्रेनर और फायर फाइटर्स भी यहाँ पे होने चाहिए। तो जो भी ट्रेंड फर्स्ट एड होंगे, फर्स्ट एड ट्रेनर्स और जो फायर फाइटर्स होंगे, वही सबसे पहले बात करेंगे जब भी कुछ अगर फायर कैच होती है, या फिर कहीं पे इंजुरी होती है, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है, तो ये फर्स्ट एड के लिए आपको ये फर्स्ट एड ट्रेनर और फायर फाइटिंग के लिए फायर फाइटर्स जो है ट्रेंड, वही आपको गाइड करेंगे कि आपको फायर फाइट कैसे करना है, या फिर आपको जो फर्स्ट एड देना है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई देती है, जो मेन हजार्ड होता है, वो यहाँ पे बैड हाउसकीपिंग होती है। तो ये हाउसकीपिंग पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, और ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स या फिर जो माइनर इंजुरीज होती है वो बैड हाउसकीपिंग की वजह से होती है। इसीलिए आपको हर एक जगह हाउसकीपिंग की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होने के बाद यहाँ पे स्क्रैप आता है, या फिर वेस्ट जनरेट होती है, या फिर कहीं पे डेब्रिस जनरेट होता है, या फिर कहीं पे अनयूज मटेरियल पड़ा है, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट का इश्यू होता है कि कोई भी मटेरियल कहीं पर भी पड़ा होता है। तो जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, वो जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन आता है या फिर नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा या फिर नया वर्कर आएगा, तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे वेस्ट क्या है, डेब्रिस क्या है, और यहाँ पे ये क्यों पड़ा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको यहाँ से ये सभी वेस्ट, डेब्रिस या स्क्रैप रिमूव करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक जो रिक्वायर्ड या सेफ डिस्टेंस आपको फॉलो करना है उसका भी काम हो सकता है, और आपके जो वॉकवेज रहेंगी या स्पेसिंग रहेंगी या फिर लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज रहेंगी, व्हीकल के मूवमेंट्स रहेंगी, उसके लिए भी आपको जगह मिलेगी। तो साइट तो लिमिटेड रहता है, वो लेआउट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए आप यहाँ पे मैक्सिमम अगर एम्प्टी स्पेस रखेंगे, मूवमेंट के लिए स्पेस रखेंगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी मटेरियल का स्टोरेज होता है, या फिर टूल्स का स्टोरेज होता है, या फिर इक्विपमेंट का स्टोरेज होता है, वो भी आपको प्रॉपर जगह रखना चाहिए। तो अगर आपका वर्टिकली कुछ टूल्स का स्टैकिंग अरेंजमेंट है, या फिर मटेरियल का कुछ पाइलिंग अरेंजमेंट है, या फिर इक्विपमेंट को रखने के लिए कुछ स्टोरेज यहाँ पे है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, तो यहाँ पे अगर ये अरेंजमेंट होता है तो कहीं पर भी टूल्स या मटेरियल्स दिखाई नहीं देने चाहिए। जब भी उसका काम रहेगा उसी टाइम वो टूल्स या इक्विपमेंट्स या मटेरियल वहां पे आना चाहिए। उसके अलावा जो हम नॉर्मली अभी जो कन्वेंशनल प्रोसेस में लंबर्स यूज करते हैं, तो जो वुडन पार्टिकल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फिक्सिंग करने के लिए वहां पे नेल्स यूज करते हैं, खिले यूज करते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कुछ जगह नेल्स वैसे ही रहेंगे, ये खिले वैसे रहेंगे, और आप जब उसको हैंडल करते हैं या फिर वहां से गुजरते हैं तो ये नेल्स लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको सेफ्टी शूज और हैंड ग्लोव्स पहनना जरूरी है। उसके अलावा जो भी फ्लोर्स होते हैं या पैसेज वेज होते हैं, स्टेयर केसेस होते हैं, उनको हर टाइम क्लीनिंग करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल
स्टैकिंग अनस्टैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, मूवमेंट या कन्वेइंग ऑफ मटेरियल, ये कॉमन बात होती है कि हर जगह आपको जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक मटेरियल की मूवमेंट होती रहेगी। और ये मटेरियल मूवमेंट की वजह से यहाँ पे स्पिलेज के चांसेस हो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे क्लीनिंग भी कंटिन्यूअस बेसिस पे करना जरूरी होता है। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे ऑयल्स, वाटर या जो डस्ट है या फिर सैंड भी हो सकती है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल्स की, तो मटेरियल स्पिलेज का वहां पे चांसेस होता है, जिसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस होते हैं और स्लिप ट्रिप की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कुछ अलग अलग एब्जॉर्बर यूज करना चाहिए, जैसे अभी ये ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए ऑयल एब्जॉर्बर मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सॉडस्ट यूज करते हैं या फिर कहीं पे सैंड यूज करते हैं, कहीं पे ऐश भी यूज करते हैं। तो ऑयल, वाटर और डस्ट को एब्जॉर्बर यूज करने के लिए जो भी मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है और इजीली क्लीन कर सकते हैं, ऐसे एब्जॉर्बर से भी आपको ये अलग अलग मटेरियल रिमूव करना चाहिए। उसके अलावा जहां पर ये रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आपको कंटेनर्स यूज करना चाहिए। तो जो भी वेस्ट कलेक्शंस के लिए अलग अलग कंटेनर्स होने चाहिए, या फिर रॉ मटेरियल स्टैकिंग के लिए अलग कंटेनर्स होने चाहिए, या फिर अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसके लिए भी कंटेनर्स अलग होने चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे फ्लेमेबल डस्ट होगी या वेस्ट होगी या हजार्डस वेस्ट होगी, तो ये भी आपको सेफली डिस्पोजल साइट पे आपको कन्वे करना है। तो नॉर्मली हजार्डस वेस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन होती है, थर्ड पार्टी होती है जो हजार्डस वेस्ट कैरी करेगी और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट साइट में उसका डिस्पोजल और ट्रीटमेंट होगा। तो ये हजार्डस वेस्ट की जो हमने बात की थी, तो ये अलग प्रेजेंटेशन में हमने डिटेल में पढ़ा है कि एग्जैक्टली हजार्डस वेस्ट क्या होती है। उसके अलावा जो है एक्सेसिव मटेरियल यहाँ पे हो सकता है, या फिर कोई जॉब कंप्लीट ही नहीं होता है कुछ वजह से, जैसे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टूल अवेलेबल नहीं है या फिर वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं या फिर मटेरियल अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से भी यहाँ पे इनकम्प्लीट जॉब्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जॉब कंप्लीट होता है वहां से आपको वो मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज वहां पे वो प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा। मटेरियल्स का पाइलिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपको लगता है, जैसे कि आपको यहाँ पे सीमेंट या सैंड या रॉक्स या स्टील बार, वुडन मटेरियल, ये बहुत सारी चीजें आपको लगती है। तो इसका पाइलिंग ठीक से करना या प्रॉपरली करना भी जरूरी होता है। अगर ये प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तो ये जो मटेरियल है वो नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से दूसरे जो भी पर्सन्स वहां पे काम करते होंगे या फिर कुछ इक्विपमेंट होंगे तो उस पे भी वो मटेरियल गिरेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मटेरियल की जो मूवमेंट होती है, तो नॉर्मली हम हॉइस्ट यूज करते रहे, मटेरियल हॉइस्ट अलग रहती है, पर्सन के लिए हॉइस्ट अलग है। तो यहाँ पे क्रेन अरेंजमेंट हो सकती है या फिर कन्वेयर की अरेंजमेंट हो सकती है। तो आपको ये मटेरियल थ्रोइंग नॉर्मली जो करते हैं वो अवॉइड करना है, क्योंकि आपका अगर परफेक्शन भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, तो 100 में से 2-4 बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो मटेरियल दूसरी जगह गिरे। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो मटेरियल जब गिरता है तो मटेरियल का मास इंटू ग्रेविटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका m इंटू जी एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मटेरियल छोटा भी दिखाई देता है फिर भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मटेरियल का मूवमेंट करते टाइम आपको कन्वेयर्स, क्रेन या हॉइस्ट की जो फैसिलिटीज है वो यूटिलाइज करना चाहिए। उसके अलावा जहां पर भी ऐसे सिग्नल्स की जरूरत है तो वो आपको सिग्नल्स, वार्निंग साइंस जिसको हम कहते हैं, तो वार्निंग साइंस या कुछ पोस्टर्स आपको वहां पे रखना चाहिए। कहीं जगह आपको शायद लाइट्स थ्रू वार्निंग देनी चाहिए, कहीं जगह शायद आपको कुछ वार्निंग साउंड भी रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे जरूरत हो सकती है। तो डिपेंड है कंस्ट्रक्शन साइट आपका एग्जैक्टली क्या है और वार्निंग कहाँ पे देना जरूरी है, उस हिसाब से आपको ये वार्निंग्स अलग अलग तरीके से आप दे सकते हैं। तो जहां पर पेंटिंग की जरूरत होती है या फिर कलरिंग की जरूरत होती है या फिर कलर कोडिंग की जरूरत होती है, वहां पर भी आपको ये प्रॉपर कलर कोडिंग और पेंटिंग अप्लाई करनी चाहिए। उसके अलावा जो भी सुपरवाइजर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो
स्टार्टिंग में और एंडिंग में, यानी कि जब भी शिफ्ट स्टार्ट होती है या फिर एंड होती है, तभी सुपरविजन से आपको ये पता चलाना चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज होते हैं, हजार्ड्स होते हैं, या फिर इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस की वजह से यहाँ पे मटेरियल कुछ गिरा है जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ये आपको पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद में ही सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये सुपरवाइजर का काम है कि सुपरवाइजर ने ये सभी वर्कर्स को बताना चाहिए, या फिर अगर वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसको ये बताना चाहिए, उसको ये समझाना चाहिए कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम या इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ये काम करना है।